स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों, आप देख रहे हैं एपिसोड 17। आइए एक नए सदवाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ना पूछ कि मेरा मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरा मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी से और से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 की इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। भाग 1 में हमने कुछ तथ्यों पर चर्चा किया था, जिसमें मुख्य रूप से भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है तथा यह अधिक देर तक रखने के बाद ये खराब क्यों हो जाते हैं। तो आज हम भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले मुख्य कारकों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हमने बताया था एक भाग में कि भोज्य पदार्थ भोजन के रंग, रूप, आकार एवं स्वाद में अंतर होने के कारण ये खाने योग्य नहीं रह जाते, इसलिए भोजन दूषित कहलाता है और कई प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। भोज्य पदार्थ मुख्यतः जीवाणु, यीस्ट, फफूंद, सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमित हो जाते हैं। कीटों से भी भोज्य पदार्थ संक्रमित हो जाते हैं। यहाँ पर हमने एक भाग में कुछ संक्रमित जीवों के बारे में बताया था। सबसे पहले हमने कवक पर चर्चा की थी। जैसा कि हम जानते हैं, कोई फल हो या फिर कोई भी अचार हो या नींबू का रखा हुआ भाग हो, कुछ दिनों बाद उसमें कई प्रकार की सफ़ेद रुई जैसी संरचना बन जाती है। ये कवक के कारण होता है। यह मुख्य रूप से डबल रोटी, अचार, फल और चमड़ा आदि पर होता है। हमने जीवाणुओं के बारे में भी चर्चा किया था कि जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। वे हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के होते हैं। हानिकारक जीवाणु जो होते हैं वे भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, जिसे के ग्रहण करने से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है, जिनमें मुख्य रूप से निमोनिया, हैजा, पेचिश, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां हो जाती हैं। आज हम कुछ बिंदुओं पर इसी तरह से चर्चा करेंगे, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव। आज हम यीस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यीस्ट, जिसे कि हम खमीर कहते हैं। खमीर वायु में पाए जाने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें वृद्धि के लिए नमी तथा उचित तापमान की आवश्यकता होती है। यीस्ट की जो क्रिया होती है वह कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों पर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ यीस्ट जिस पर क्रिया करेगा वो मंड या स्टार्च के बने हुए होंगे। ये सभी स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाते हैं और ग्लूकोज को वह यीस्ट एल्कोहल में बदल देता है और इस प्रकार खाने वाले पदार्थों में खट्टापन आ जाता है। यीस्ट का उपयोग हमारे लिए लाभदायक भी है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी थोड़ी भी मात्रा उस यीस्ट को डाल दिया जाए और उसे यदि हम 3-4 घंटे रख देते हैं, फिर उसके लिए हम खाद्य सामग्री तैयार करते हैं। ऐसा जैसे डबल रोटी बनाने में या डबल रोटी स्पंजी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से यीस्ट का प्रयोग कई जगह किया जा सकता है, जैसे डबल रोटी, पाव रोटी, ब्रेड आदि बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट ही एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसके कारण डबल रोटी या पाव रोटी फूल जाती है। और डबल रोटी के अलावा हम देखते हैं कि मिठाई की दुकानों पर जलेबी बनती है। जलेबी में भी हम यीस्ट डालते हैं, जिससे जो मैदा होता है वह फूल जाता है और अच्छी प्रकार की जलेबी बनाई जाती है। इस प्रकार यीस्ट का प्रयोग लगभग
हर जगह खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं रोडेंट और कीट पतंगों की। जैसा कि हम जानते हैं कि किसान कई प्रकार के अनाज उगाते हैं और इनमें मुख्य रूप से यदि हम फसलों की बात करें तो गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मटर, ये सभी प्रकार के ऐसे फसलें हैं या खाद्य पदार्थ है जो किसान उत्पन्न करते हैं। किंतु इनको नष्ट करने वाले भी कई प्रकार के जीव हैं जिसके कारण ये नष्ट हो जाते हैं। इनमें घुन मुख्य रूप से है। कुछ जंतु जैसे घुन उसे खाकर नष्ट कर देते हैं। अनाजों को खुला छोड़ देने पर भी उसमें कई प्रकार के घुन लग जाते हैं। यह मुख्य रूप से नमी के कारण होता है। इसी प्रकार ऐसे भी कई जीव हैं जो मुख्य रूप से यह अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे दाल वाली अनाज हों या फिर कार्बोहाइड्रेट वाले अनाज हों जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार चूहे भी एक मुख्य हानिकारक जीव हैं जिससे अनाजों को खुला छोड़ देने पर चूहे खा जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी हम पैदा करते हैं या किसान पैदा करते हैं। उनको भी कई प्रकार के ऐसे कीट पतंगे हैं जिनको खा करके वे नष्ट कर देते हैं। इसमें मुख्य रूप से गोभी कीट, बैगन छेदक कीट, कई प्रकार के ऐसी कीटें होती हैं जो सब्जियों को नुकसान पहुंचाती हैं और सब्जियों के पूरे खेत को नष्ट कर जाती हैं। चाहे वह गोभी कीट हो या बैगन छेदक कीट हो, आलू हो या कोई भी इस प्रकार की सब्जियां जिनमें कीड़े लग जाते हैं, वे सब्जियां जिसके कारण ये नुकसान हो जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोडेंट और कीट पतंगे हमारे फसलों को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाती है। अब हम आगे बात करते हैं भोजन परिरक्षण की विधियों के बारे में। जैसा कि हमने बताया कई प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं या खराब कर देते हैं। उससे बचाने के लिए परिरक्षण की कई विधियां हैं। जो मुख्य रूप से पहला विधि है वह सुखाना, जिसे हम निर्जलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। निर्जलीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें से चाहे अनाज हो या कोई भी भोज्य पदार्थ हो, उसमें से जल को हम बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण उसकी नमी बाहर निकलने से जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो काफ़ी दिन तक उसको परिरक्षण के रूप में रख सकते हैं। यदि हम सुखाना या निर्जलीकरण की बात करें तो यह साधारण एवं सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी तथा बहुत ही प्रचलित विधि है। नमक डालकर भी हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। जो धूप सुखाने वाली बात है, इस विधि में सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है, जिससे उनमें उपस्थित जो जल या नमी होती है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है या जल वाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर उसमें कम हो जाते हैं। धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी आलू चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, चना, आम आदि जो भी चीज़ों को हम चाहे तो सुखा सकते हैं और धूप में कई दिनों तक सुखाने के पश्चात हम उसको परिरक्षण करके रख सकते हैं। यही सुखाना ही निर्जलीकरण कहलाता है। इसमें कई प्रकार की सब्जियां, अचार या ऐसे कई भोज्य पदार्थ होते हैं जो हम उसे निर्जलीकरण करके उसका उपयोग करते हैं। फल भी कई प्रकार के होते हैं जिनका हम निर्जलीकरण करने के पश्चात उसका कई दिनों तक उपयोग कर सकते हैं, चाहे वह सेब हो, नींबू हो, संतरा हो या फिर कई प्रकार के अंगूर जिससे बाद में हम किशमिश बना करके खाते हैं। ये सब निर्जलीकरण के ही उदाहरण हैं। आजकल कृत्रिम विधियों द्वारा भी निर्जलीकरण किया जाता है। सब्जियों में मटर, गोभी को भी सुखाकर डिब्बों में और थैलियों में आदि बंद करके लोग रखते हैं, जिससे हम गर्मियों में उसका उपयोग कर सकते हैं। या फ्रिज या प्रशीतन कक्ष में भी
हम कई प्रकार के सब्जियों को रखते हैं या सब्जियों को सुखाकर हम बोतल में बंद करके नमक या कई प्रकार के ऐसे परिरक्षक रसायन होते हैं जिनका उपयोग करके हम आसानी से निर्जलीकरण करके उसे हम रख सकते हैं। तो निर्जलीकरण की कई प्रक्रियाएं हैं। यदि हम फलों की बात करें जिनमें मुख्य रूप से कई फल आते हैं, इन्हें सुखाकर हम हमेशा पूरे वर्ष भर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम आंवले की बात करें तो आंवलों को सुखा करके हम उसे चाशनी में चीनी की चाशनी या नमक के घोल में डाल करके उसका अचार बना लेते हैं। इस प्रकार हम आंवले के अचार को वर्ष भर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में परिरक्षण की कुछ विधियों के बारे में हम और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।